12वीं के सभी विद्यार्थियों को मेरा बारंबार नमस्कार। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। अब मैं आपको परिवहन और संचार से संबंधित जो चैप्टर है उस चैप्टर के जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं उन प्रश्नों को पढ़ूंगा और साथ में दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को भी मैं पढ़ूंगा। तो लघुत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, परिवहन के साधनों का महत्व लिखिए। तो जो परिवहन जो होता है मतलब माल की ढुलाई, सवारी की ढुलाई, हमारी जो ढुलाई करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमें ढो के ले जाते हैं, हमें बिठा के ले जाते हैं, उन्हीं को परिवहन कहते हैं। वाहन माने हमें ढोते हैं, हमें चारों ओर से ढोते हैं। चार परी का अर्थ चारों ओर से ढोना। और उसके जो साधन है उनका महत्व लिखिए। तो इसके जो साधन है मतलब जितने भी वाहन हैं वो सब साधन कहलाते हैं। तो परिवहन के साधनों का महत्व निम्नलिखित है। महत्व माने क्या, हमारे लिए उपयोगिता है उनकी, ये हमें बताना पड़ता है, वही कहलाता है परिवहन के साधन। देखिए पहला जो पॉइंट बनता है वो कहता है परिवहन के साधनों द्वारा कच्चा माल कारखाने तक पहुंचाया जा सकता है। परिवहन के जो साधन हैं, परिवहन के जो वाहन हैं, उन वाहनों के द्वारा कच्चा माल कारखानों तक आसानी से भेजा जा सकता है। इसलिए कच्चा माल का कारखाने तक पहुंचाया जा सकता है बड़ी सुगमता से। फिर दूसरा बिंदु, उद्योगों का तैयार माल। उद्योग जो वस्तुएं बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, उसको कहते हैं तैयार माल। वो तैयार माल उपभोक्ता माने उन चीज़ों का जो उपयोग करते हैं, माने उद्योगों फैक्ट्रियों में जो चीज़ें बनाई जाती हैं उन चीज़ों को काम में लेने वाले, उन चीज़ों को उपभोग में लेने वाले, उपयोग में लेने वाले लोगों को कहते हैं उपभोक्ता। तो ये कहते हैं कि उद्योगों का तैयार माल उपभोक्ताओं तक तथा निर्यात हेतु, निर्यात माने दूसरे देशों को बेचने हेतु, है ना, निर्यात हेतु अन्य देशों तक परिवहन के द्वारा पहुंचाया जाता है। माने परिवहन के साधनों के द्वारा फैक्ट्रियों में बना माल, फैक्ट्रियों में बनी वह चीज़ें और जो चीज़ों को उपयोग करते हैं उन तक पहुंचाना तथा दूसरे देशों तक निर्यात के लिए पहुंचाना, बेचने के लिए पहुंचाना परिवहन के द्वारा ही होता है ये संभव। तो ये लिखा, उद्योगों का तैयार माल उपभोक्ताओं तक तथा निर्यात हेतु अन्य देशों तक परिवहन के द्वारा पहुँचाया जा सकता है। तो परिवहन एक ऐसा साधन है जो कि फैक्ट्रियों में, उद्योगों में जो चीज़ें बनती हैं उन चीज़ों को उपभोक्ताओं तक भी भेजते हैं, उपभोक्ता माने जो उपयोग करते हैं उन तक, और निर्यात माने दूसरे देशों को बेचने के लिए भी बंदरगाहों तक ही परिवहन ही उनको पहुंचाता है। तीसरा है, परिवहन के साधनों पर ही देश की कृषि। परिवहन के साधनों पर देश की कृषि, उद्योग और व्यापार की उन्नति निर्भर है। माने परिवहन के जो साधन हैं, परिवहन के जो वाहन हैं, बस है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, पिकअप है, मोटरसाइकिल है, ये सभी देश की कृषि, देश के उद्योग और देश के व्यापार की प्रगति, उन्नति और उसके विकास में अपना योगदान देते हैं, जिसको कहते हैं उन्नति। इन सब की उन्नति परिवहन के साधनों पर ही निर्भर करती है, उन पर ही डिपेंडेड है। अगला बिंदु है, परिवहन के द्वारा ही देश की विभिन्नता को एकता के सूत्र में पिरोया जा सकता है। परिवहन के साधनों के द्वारा देश के विभिन्नता को, माने देश में जो अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग रंग रूप, वेशभूषा, खान पान आदि की भिन्नता रखने वाले लोग हैं, जब वो परिवहन के द्वारा अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाते हैं तो एकता का उनमें संचार होता है। तो परिवहन के द्वारा ही अलग अलग लोग, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग संस्कृति के लोग जब परिवहन के द्वारा एक दूसरे से मिलते हैं तो इससे एकता बनती है। तो इसीलिए कहा है कि विभिन्नता को एकता के सूत्र में पिरोते हैं कौन, परिवहन के साधन। फिर लिखा, राजनीतिक चेतना जागृत करने में तथा राष्ट्रीय एकीकरण की भावना उत्पन्न करने में ये मूल साधक हैं। माने मुख्य साधना करने वाले जो हैं ये यही हैं कि ये राजनीतिक चेतना जगाते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण की भावना उत्पन्न करते हैं, इसके ये मूल साधन हैं कौन, परिवहन के साधन। तो इस तरह से परिवहन के साधनों का महत्व है। ये भी आप देखिएगा, बड़े आसान शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की है। राजनीतिक चेतना का जागृत करने का अर्थ होता है जो हम मतदान करते हैं, नेता जो है क्या कार्य करते हैं अपने अपने विधानसभा या संसद भवन में जाके, और फिर वो हमारे विकास के लिए क्या कार्य करते हैं, इस सब को जानना राजनीतिक चेतना है। और राष्ट्रीय एकीकरण माने राष्ट्र के अलग अलग राज्य के अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म के लोग जब अलग अलग होते हैं तो उनमें विभिन्नता होती है, उसमें राष्ट्र को सर्वोपरि मानना, ये परिवहन के साधनों के द्वारा भावना उत्पन्न होती है। क्योंकि परिवहन के साधन पूरे देश में, हर राज्य में, हर अलग अलग क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न स्वभाव के क्षेत्रों में जाते हैं।
तो फिर वो जाने से उन राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिलता है। इस तरह से अगला प्रश्न है, भारत में सड़क परिवहन की समस्याएं बताइए। अब समस्या मतलब परेशानी। सड़क परिवहन माने सड़क मार्ग जो हैं वो सड़क मार्गों को बनाने में या सड़क मार्गों के बनने के बाद उनके खुद जाने में, टूट फूट होने में, मरम्मत में क्या क्या परेशानियां आती हैं उनको बताना ही क्या कहलाता है, सड़क परिवहन की समस्याएं। तब आप देखिएगा सड़क परिवहन की समस्याएं क्या हैं। तो भारत में सड़क परिवहन की समस्याएं निम्न हैं। जो हमारा देश है भारत, उसमें सड़क परिवहन को क्या क्या दिक्कतें आती हैं, सड़क मार्गों को बनाने में, उनके रखरखाव में, उनके टूट फूट में कितनी दिक्कतें आती हैं, ये जो है बताना उनकी समस्या है। भारत में अधिकांश सड़कें कच्ची हैं, जो पक्की नहीं है तो टूट फूट जल्दी होती है तथा भारी वाहनों के लिए उपयुक्त नहीं है। अब कच्ची हैं तो भारी वाहन जाएंगे तो जल्दी टूटेंगी फूटेंगी, इसलिए यहाँ की सड़कें पक्की होनी चाहिए ना। तो पहली समस्या, अधिकांश सड़कें कच्ची हैं तथा भारी वाहनों के लिए उपयुक्त नहीं है। सड़क परिवहन पर कर की दर ऊंची है। सड़क परिवहन जो है उस पर जो टैक्स लगता है उसकी दर, उसकी रेट ऊंची है, उसकी रेट ज़्यादा है। यानी सड़क परिवहन पर जो टैक्स वसूला जाता है वो ज़्यादा लिया जाता है, इसी को कहते हैं कर की दर ऊंची है। मतलब सड़क परिवहन के लिए जो टैक्स लिया जाता है वो ज़्यादा लिया जाता है, उसी को कहते हैं कर की ऊंची दर। किसके लिए? सड़क परिवहन के लिए। फिर लिखा, सड़क परिवहन संबंधी नियम भी सभी राज्यों में सरल और एक रूप नहीं है। तो जो अलग अलग राज्य हैं उनमें अलग अलग नियम है सड़क परिवहन के लिए, सड़क मार्गों के लिए। उत्तर प्रदेश में अलग, मध्य प्रदेश में अलग, राजस्थान में अलग, इसलिए राज्यों में सरल और एक रूप नियम नहीं है। अगर सरल और एक रूप नियम होते तो सड़कें एक जैसी होती। किसी राज्य में बहुत अच्छी सड़कें, किसी में बहुत ख़राब सड़कें। तो ये किस कारण होता है कि सभी राज्यों में सरल और एक रूप नियम है, सभी राज्यों में कठिन और अलग अलग नियम है। इस कारण से सड़कों के जो क्वालिटी है, गुणवत्ता, उसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग बदलाव देखने को मिलते हैं। किसी राज्य में बहुत अच्छी सड़कें होती हैं, अच्छी गुणवत्ता की सड़कें होती हैं, और किसी राज्य में बहुत ख़राब गुणवत्ता वाली सड़कें होती हैं। तो ये इसी कारण है कि उनके जो नियम बनते हैं, परिवहन संबंधी नियम, सड़क परिवहन संबंधी जो नियम बनते हैं वो सभी राज्यों में सरल और एक रूप नहीं है, सभी राज्यों में कठिन और अलग अलग हैं। फिर लिखा, वाहनों की भार या यात्री ढोने की कुशलता न्यूनतम है। हमारा जो सड़क परिवहन है वो कच्ची सड़कें हैं, भारी वाहनों के लिए उपयुक्त नहीं, इसलिए वाहनों के भार और यात्री ढोने की कुशलता बहुत कम है। इन सड़कों में जल्दी टूट फूट हो जाती, जल्दी बिगड़ जाती, कभी मौसम की वजह से, कभी बाढ़ की वजह से सड़कें जल्दी टूट जाती, उनमें मरम्मत की आवश्यकता बार बार पड़ती है, इसलिए वो भार और यात्री ढोने की कुशलता में न्यूनता रखती हैं। फिर लिखा, सड़क सुरक्षा पर कम ध्यान दिया जाता है और यातायात नियमों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया जाता है। एक तो सड़कों की सुरक्षा पर ध्यान कम किया जाता है। कभी भी किसान लोग अपने पानी सिंचाई के लिए जो पाइप निकालते हैं सड़क के इस पार से उस पार, तो कई बार पक्की सड़कों को खोद डालते हैं और फिर उसका ध्यान भी नहीं रखते और उस सड़क को बर्बाद कर देते हैं। तो वहीं से वो सड़क टूटना शुरू होती है, तो वो टूटती रहती है। तो ये किसानों की भी कमी है कि वो सड़क सुरक्षा पर कम ध्यान देते हैं, यातायात नियमों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करते हैं, यातायात नियमों का अच्छे से पालन नहीं करते। ये भी सड़क परिवहन की एक प्रमुख समस्या है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महामार्ग तथा राज्य महामार्ग में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय महामार्ग और राज्य महामार्ग में अंतर। राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग। पहला बिंदु, ये राष्ट्र की प्रमुख सड़कें हैं, ये राज्य की प्रमुख सड़कें हैं। इनका निर्माण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और इनका निर्माण एवं रखरखाव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। किन का निर्माण? राज्य की महामार्गों का या राज्य की सड़कों का। ये महामार्ग राज्यों की राजधानियों और प्रमुख नगरों, महत्वपूर्ण पत्तनों यानी कि बंदरगाहों एवं रेल जंक्शनों को आपस में जोड़ते हैं। ये महामार्ग राज्य की राजधानी को जिलों से, जिला मुख्यालयों से, माने जो जिस राज्य का वो महामार्ग है उस राज्य की राजधानी को उस जिले, उस प्रदेश के, उस राज्य के जिलों से और जिला मुख्यालयों एवं अन्य महत्वपूर्ण शहरों से आपस में जोड़ते हैं या अन्य महत्वपूर्ण शहरों को आपस में जोड़ती हैं ये सड़कें। ये महामार्ग आर्थिक, सैनिक व सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से पूरे देश का आर्थिक भार इसी पर निर्भर है। सैनिक और सामरिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि सैनिक और सामरिक दृष्टि से भी, क्योंकि केंद्र सरकार बनाती है इसलिए महत्वपूर्ण है। यह महामार्ग प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि प्रशासन के कार्य राज्य के अंदर सुचारू रूप से इन्हीं महामार्गों द्वारा चलते हैं। फिर राष्ट्रीय महामार्ग का उदाहरण आगरा मुंबई यानी NH3, जो आजकल उसका नंबर बदल चुका है, NH3 नहीं है, NH52 है।
और राज्य महामार्ग का उदाहरण महू इंदौर, मंडलेश्वर खरगोन, यानी MPSH1। या हमारे शहर सुठालिया से भी एक राज्य की महामार्ग जाता है, NH नंबर 14 था पहले, अब जो है वो हो गया NH नंबर 752B है, और ये ब्यावरा से सागर तक है। ये हमारे ज़िले से जाने वाला राजकीय महामार्ग है, और हमारे ज़िले से 3-4 राष्ट्रीय महामार्ग भी जाते हैं, है ना। तो अब एक और प्रश्न आया, सीमा सड़क संगठन के दायित्व का विवरण दीजिए। सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी BRO क्या क्या करती है। तो सीमा सड़क संगठन भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सड़कों का निर्माण तथा रखरखाव करता है। जो सीमा सड़क संगठन है भारत की, जो पाकिस्तान, चीन और नेपाल और भूटान से, बांग्लादेश से जो सीमाएं मिलती हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इन सीमाओं के किनारे किनारे सड़कों का निर्माण करने वाला जो संगठन है वो है सीमा सड़क संगठन। और ये क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं हमारे देश की और अन्य देशों की सीमाओं पर सड़कों का निर्माण और उनका रखरखाव करता है, उनकी देखरेख करता है, उनकी मरम्मत करता है। मई 1960 में भारत सरकार द्वारा सीमा सड़क संगठन का गठन उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी सीमा से सटे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सड़क निर्माण करने के लिए उद्देश्य से किया था। मतलब 1960 में भारत सरकार द्वारा सीमा सड़क संगठन का गठन किया, और वो किस लिए किया, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा से सटे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र, मतलब सामरिक दृष्टि या सैनिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे उनमें सड़कों का निर्माण करने के उद्देश्य से इस सीमा सड़क संगठन का निर्माण किया था 1960 में भारत सरकार ने। फिर सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़कें निर्मित करने व अनुरक्षित करने के साथ साथ इस संगठन पर अति ऊंचाई वाले क्षेत्रों से बर्फ हटाने का उत्तरदायित्व भी है। मतलब ये सड़कें तो बनाता ही सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में और सीमावर्ती क्षेत्रों में, और उनको निर्मित भी करता है, अनुरक्षित भी करता है। इसके साथ साथ वो अति ऊंचाई, बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्रों से बर्फ हटाने का काम भी करता है, बर्फ हटाने का उत्तरदायित्व भी पूरा करता है। इसके अलावा इस संगठन को स्थापित करने के पीछे देश की रक्षा तैयारियों को मजबूती प्रदान करना भी इसका प्रमुख कारण रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न था। मतलब जो हमारा सीमा सड़क संगठन है वो केवल सड़क का ही निर्माण नहीं करता, इसके अलावा इस संगठन के द्वारा जो है देश की रक्षा तैयारियों को मजबूती प्रदान करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख कारण है। इस तरह से ये सीमा सड़क संगठन वाला प्रश्न था। अब अगला